चंदर एक संवेदनशील, मेहनती और विचारशील छात्र था, जो कभी किताबों में डूब जाता तो कभी उन आँखों में, जिनमें वो खुद को भूल जाता था। वो आँखें थी सुधा की। सुधा, उसके गुरु डॉक्टर शुक्ला की बेटी, एक मासूम और चंचल लड़की जो हर पल जीती थी। सुधा और चंदर हर दिन मिलते, बातें करते, घूमते फिरते, पर कभी कहकर प्रेम को व्यक्त न करते। उनका रिश्ता इतना पवित्र था कि मानो दो आत्माओं का एक दूसरे के लिए स्नेह, जिसमें किसी शारीरिक रिश्ते की जरूरत ही न थी। पर समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने चंदर से कहा, चंदर, मैंने सुधा के लिए एक लड़का देखा है। बड़ा अच्छा है, लेकिन वो नहीं मानेगी। तुम उसे मना लो, वो तुम्हारी बात नहीं टालती। उस पल चंदर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चंदर ने सुधा की आंखों में देखा, जहां आंसुओं की जगह एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो कह रही हो, कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के लिए होते हैं चंदर, और तुम मेरा वही वक्त थे। चंदर कुछ कह नहीं पाया। उसने उस पल अपने सबसे करीबी एहसास से मुंह मोड़ लिया। सुधा कभी भी इस शादी के लिए तैयार ना थी। वो चंदर के पैरों पर लिपटकर खूब रोई, यहाँ तक कि उसने अपना सर भी दीवार में दे मारा। लेकिन चंदर बेचारा करता भी क्या। डॉक्टर शुक्ला, जो उसके गुरु हैं, उनसे कैसे कहता कि वह उनकी बेटी सुधा से प्रेम करता है। और समाज क्या कहता। चंदर और सुधा के चरित्र पर न जाने कितनी उंगलियां उठाई जाती। उसने सुधा को समझाकर, उसके ना चाहते हुए भी समाज की सच्चाई बताते हुए उसे इस शादी के लिए मना लिया। सुधा की शादी हो गई और वो अपने को मानो चंदर के पास ही छोड़ गई। अब उसमें कोई चंचलता, कोई उत्सुकता बाकी नहीं रही। उसने दिल पर पत्थर रखकर विवाह कर लिया। सुधा की छोटी बहन बिनती, जो उसकी बुआ की बेटी थी, सुधा उसे चंदर की देखभाल के लिए छोड़ गई। सुधा के जाने के बाद चंदर एक खाली घर सा बन गया, जिसमें कोई रोशनी न थी। उसी खालीपन में उसकी मुलाकात हुई पम्मी से, एक पश्चिमी विचारधारा वाली लड़की जो जीवन को खुलकर जीती थी। कभी कभी वह चंदर से पूछा करती, तुम खुद से भाग रहे हो चंदर, या बस उस लड़की से जिसे तुम कभी पा नहीं पाए। चंदर चुप रहा, पर मन में एक आग सी जलती थी। उसने समझा वह प्रेम से भाग रहा था, खुद से भाग रहा था। पम्मी चंदर के जीवन में कुछ पलों के लिए केवल एक किरदार की तरह आई, लेकिन उसके मन में केवल सुधा थी, जिसे वह खो चुका था। अब उसने सुधा को पत्र लिखना भी बंद कर दिया, लेकिन चंदर को अब उसकी भावनाएं भी समझ न आती थी। कभी बेहद गुस्सा आता, तो कभी टूटकर इतना कमजोर हो जाता कि मानो छेड़ने पर ही रो दे। विनती से भी लड़ता था, उसे उल्टा सीधा बोल देता था, पर विनती चंदर की बातों का बुरा न मानती थी। कहीं ना कहीं वह चंदर और सुधा की भावनाओं को समझती थी। सुधा ने कई बार कोशिश की, चंदर को पत्र लिखा और कहती, चंदर, एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो। आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूंगी कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वह तत्व हैं जो केवल तुम्हारे लिए थे, पर तुमने मुझे दूर फेंक दिया। लेकिन इतना याद रखना, इस दूरी के अंधेरे में मैं जन्म जन्मांतर तक भटकते हुए सिर्फ तुम्ही को खोजूंगी। और अगर इस बार तुम मुझे मिल गए, तो जिंदगी की कोई भी ताकत, कोई भी आदर्श, कोई भी सिद्धांत, कोई प्रवचन मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगा। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो, तुमने मुझे अनादिकाल के लिए खो दिया। लेकिन चंदर अब उसके पत्रों का जवाब भी नहीं देता था। एक दिन सुधा के पति का पत्र आया, जिसमें वे किसी काम से इलाहाबाद आना चाहते थे। चंदर ने सारी तैयारियां की और सुधा और उसके पति को लेने स्टेशन पहुंच गया। उस समय सुधा के पिता किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। चंदर ने देखा सुधा बेहद कमजोर और बीमार थी। उसका चेहरा इतना उदास था, मानो वो सुधा थी ही नहीं। अब सुधा आदतों से भी बदल चुकी थी। वो पूजा करती, शांत रहती, अपनी दवा खाती और बस ध्यान लगाती। चंदर ने सुधा को ऐसा पाया मानो चंदर के व्यक्तित्व पर सवाल उठ गए। एक चंचल लड़की जैसे कहीं दफन हो चुकी थी। चंदर ने पूछा, सुधा, ये तो सच है कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हर क्रोध को क्षमा कर देती हो।
इस बार इतना बुरा मान गई? सुधा, मैं किस बात का बुरा मान गई चंदर? चंदर चंदर बोला, किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम, इस तरह खुद को मिटाकर? सुधा, प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? कैसी दुर्बलता? हाँ, दुर्बलता चंदर। तुम्हें याद होगा, एक दिन हम दोनों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यही रहेगी। दूर रहकर भी हम ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगी। लेकिन दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं जीवन के तूफानों को पार कर पाई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती चंदर, पर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ, बता नहीं सकती। सुधा बात बदलते हुए बोली, और अब तो तुम मेरे पत्रों का जवाब भी नहीं देते। चंदर खूब रोया, कहता कि मैंने तुम्हारे लिए भी अपने मन में क्रोध किया सुधा। जब तुम्हें इस हालत में देखता हूँ, तब समझता हूँ मैं कितना क्षणिक इंसान हूँ। फिर चंदर से विदा लेकर तीसरे दिन सुधा वापस चली गई। फिर एक दिन खबर आई कि सुधा की तबीयत बहुत खराब है और दिल्ली में डॉक्टर शुक्ला ने चंदर को बुलाया है। चंदर जब पहुंचा तो सुधा एक बेड पर पड़ी थी, अपने अंतिम समय से गुजर रही थी। उसका चेहरा अब एक कंकाल जैसा दिखाई पड़ता है, एकदम पीला रंग उस पर छाया हुआ है। वो कभी बड़बड़ाकर कहती, पापा, चंदर को बुला दो, और फिर से चंदर के साथ अपनी पुरानी बातों को दोहराती। चंदर, ये लो, चावल की नान खटाई खाओगे? डॉक्टर शुक्ला यह देखकर फूट फूट कर रोते। बिनती का भी यही हाल था। चंदर तो क्या ही कहता, असल में सुधा उससे दूर रहकर जी भी कैसे पाती। वो तो उसी दिन जा चुकी थी जब चंदर से दूर हुई थी। 1 साल के भीतर ही चंदर ने अपनी चंचल नटखट सुधा को इतना बदलते देखा, पर अंत में उसे खो दिया। सुधा ने जीने की कोशिश इसलिए भी नहीं की कि उसके लिए चंदर के बिना भी यह जीवन मृत्यु से अधिक कठिन था। समाज के 4 लोगों की बातों से तो शायद वह ना मरती, पर चंदर के बिना उसकी आत्मा उसका साथ छोड़ चुकी थी। और फिर सुधा की अंतिम इच्छा को मानते हुए चंदर ने बिनती से विवाह कर लिया।